अस्सलामुअलैकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूं सारा मसूद। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल एक नया मोड़ ले चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तो ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि गजा में अगले हफ्ते जंगबंदी हो जाएगी, मगर इसराइल गजा में मुसलसल जारियत जारी रखे हुए है और जंगबंदी से मुतल्लिक हमास की जानिब से जो शराइत दी गई थी, इसराइल ने उन्हें भी मुस्तरद कर दिया है। अमरीका और इसराइल के पोस्टर और बयानिए में एक वाज़ेह तज़ाद देखा जा सकता है। लिहाजा सूरत हाल किस तरफ जाएगी, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक भी कुछ मजीद इंकशाफात सामने आए हैं, उन पर भी बात होगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे भारत ने एक दफ़ा फिर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए सिंतास मुआहदे से मुतल्लिक आलमी सालसी अदालत के न सिर्फ फैसले को मुस्तरद किया है बल्कि इसके वजूद से ही इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से खित्ते में एक बार फिर आबी जंग का खतरा पैदा हो चुका है। और इसके साथ ही ये खबर भी सामने आ रही है कि शायद भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी भी कर रहा है। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मुल्क का सियासी मंजरनामा तब्दील करके रख दिया है। एक तरफ हुकूमत को पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत मिल गई है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ सियासी सतह पर मजीद सुकड़ती दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, इन सब मामलों पर तफसीलन बात करने के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब जी। बुखारी साहब, एक तरफ तो ट्रंप ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि अगले हफ्ते जो है वो गजा में जंग हो जाएगी, दूसरी तरफ इसराइल का जिस तरह का पोस्टर है वो गजा में बमबारी भी कर रहा है, फिर हमास के साथ किसी किस्म की डील के लिए आमादा नहीं है, इवन हमास के वजूद को एक्सेप्ट नहीं करता। तो क्या लगता है कि अमेरिका इतना प्रेशराइज कर पाएगा इसराइल को कि जंगबंदी हो जाए? देखिए, पहली बात तो यह है कि ट्रंप का ये ऑप्टिमिज्म जो है, जो इतना कॉन्फिडेंस है उनको कि अगले हफ्ते वहाँ जंगबंदी होने जा रही है, इसका पस मंजर ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि हाउ कम ही कैन सडनली बी सो कॉन्फिडेंट कि वो कह रहे हैं कि आइंदा हफ्ते डेडलाइन दे रहे हैं वो कि आइंदा हफ्ते में वो होनी है। उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया का उनका अकाउंट है ट्रुथ सोशल, उसके ऊपर भी ये लिखा है कि जनाब गजा में मुआहदा करो या रुमालियों को वापस लगाओ, दैट्स इट। सो ये जो एक एजम्पशन कह लीजिए आप या उनकी एंटिसिपेशन कह लीजिए, जो भी नाम दे लें इसको आप, लेकिन इसका पस मंजर ढूंढना बहुत ज़रूरी है। हम कोशिश करते हैं इसको रिकॉल करने की। देखिए, एक तरफ तो ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू और हमास में बातचीत अभी होगी, यानी अगेन देयर इज एन एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस कि ये गुफ्तगू दोनों के बीच अभी होगी। इसका मतलब ये है कि वो जो खबर फैलाई जा रही थी कि आइंदा के गज़ा से हमास को मुल्क बदर कर दिया जाएगा और 4 जो इलाके की खित्ते की कुव्वतें हैं वो वहाँ इंतज़ाम संभाल लेंगी, जिनमें सऊदी अरब है, जिनमें मिस्र है, जिनमें उर्दन है और जिसमें कतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इवन प्रेसिडेंट ट्रंप थिंक्स दैट हमास इज़ ए पार्टी जी, तभी तो बातचीत का कह रहे हैं ना। बिल्कुल। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सरगर्मियां जो हैं इस हवाले से बहुत तेज़ हैं। कायरा के अंदर भी, जो इजिप्ट का कैपिटल है, और दोहा के अंदर भी, जो कतर का कैपिटल है, हेक्टिक एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन। उसमें सफारती कोशिशें भी हैं, उसमें हमास के लोगों के साथ इंटरेक्शन भी है, बहुत सारा कुछ हो रहा है। तो इसके नतीजे में मुझे तो यूँ लगता है कि ये जो एक्टिविटीज़ का मैंने जिक्र किया है, इससे जो नतीजा अखज़ किया है या जो वाइब्स जा रही हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को, उसने उनको वो ऑप्टिमिज्म दिया है कि ये जंग जो है बंद होने जा रही है। ऐसा होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है, ये तो अब अगले हफ्ता ज़्यादा दूर नहीं है, पता लग जाएगा क्या होने जा रहा है। लेकिन इसराइल अपनी डिटाइल पर उसी तरह कायम है। उसने हमास को की मुज़ाकरात और मुआहदे के लिए पेश करदा तमाम शराइत यकसर मुस्तरद कर दी। यानी एक तरफ कहा जा रहा है कि हमास इज़ अ पार्टी, प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि हमास के साथ बैठ के नेतन्याहू को बातचीत करनी होगी, दूसरी तरफ आप उसकी शराइत यकसर मुस्तरद कर रहे हैं। तो आप कैसे तवक्को रखते हैं कि हमास जो है वो फिर जो भी इसराइल कहेगा वो मान जाएगा? तो इसका मतलब ये है कि अभी दोनों के बीच फासले हैं, उसको करीब तर लाने की जो है वो ज़रूरत भी है। और अपने जो धमकी दे रहा है नेतन्याहू कि हम किसी सूरत हमास को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी सूरत उसकी बातें नहीं मानेंगे, धमकियों से ये सूरत हाल संभलने वाली नहीं है। धमकियां और ताकत का इस्तेमाल करके तो देख लिया गया ना कि कुछ नहीं हुआ। ठीक है जी, अभी हम आएंगे गज़ा की सूरत हाल के ऊपर बाद में। इसराइल का कहना यह है कि जी जंगबंदी उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक गज़ा की पट्टी पर हमास का कंट्रोल बाकी रहेगा। अब आप ये देखें, ये वो डिनाइल्स हैं। एक तरफ कहा जा रहा है हमास का तो कमर तोड़ दी हमने, तबाह कर दिया, फारग हो गया, हमास नहीं है वहाँ।
दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम उस वक्त तक कोई मुआहदा नहीं करेंगे जब तक हमास का कंट्रोल रहेगा वहाँ। तो ये जो तजाद की गुफ्तगू है ये अजीबोगरीब है। हमास का कहना ये है कि इसराइल हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि ये जो डिप्लोमेटिक तरीके से हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है, किसी अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है, ट्रंप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, इसराइल इन कोशिशों को सबोटैज कर रहा है। कभी इस सूरत में कि उन्होंने हमारी तमाम जितनी भी हमने शराइत पेश की हैं उनको मुस्तरद कर दिया है, दूसरी तरफ ये है कि वो धमकियों पर उतरा हुआ है कि वो धमकियाँ दे रहा है। ये भी हो गया जी। हमास का कहना यह है कि वो एक ऐसे मुआहदे का खैर मकदम ज़रूर करेगी जिसमें गज़ा से इसराइली फ़ौजों का इनकला यकीनी हो जी। और जंग बंदी के मुस्तकिल होने की ज़मानत दी गई हो। मेरे ख्याल से इट इज़ सेन। जितनी बर्बादी देख ली है हमास ने वहाँ, 60,000 के करीब लोग उनके जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। 1.5-2 लाख के करीब जो हैं वो लोग ज़ख्मी होकर अपाहज हुए बैठे हैं। हस्पताल वहाँ नहीं है, खुराक वहाँ नहीं है, मेडिकल एड वहाँ नहीं है, ज़राए कम्युनिकेशन वहाँ नहीं है। एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने के बाद आप कैसे तवक्को रखते हैं कि वो कोई ऐसा फ़ैसला कबूल कर लेंगे जिसमें हमास का वजूद और वहाँ पर 2 रियासती अमल हल की तरफ पेशरफ्त ना हो। ठीक है जी। दूसरी तरफ मिस्री वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि ट्रंप और अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि गज़ा से मुतल्लिक़ किसी भी मुआहदे में जो भी हो उसमें मुस्तकिल जंगबंदी की ज़मानत हो। अब ये दिस इज़ ए पॉजिटिव थिंग। दैट मीन्स अमेरिका को भी ये पता है कि मज़ीद ब्लडशेड यहाँ नहीं होनी चाहिए। एनफ इज़ एनफ। और इसराइल काफ़ी दफ़ा इसको वायलेट भी कर चुका है। वो उसकी वायलेशन तो हमें समझ में आती है, लेकिन मेरे ख्याल से जो ट्रंप के रवैये में ये मुस्बत तब्दीली मैं कहूँगा जिसे वो आई है, उसकी वजह यह कि उसने देख लिया कि दुनिया भर में, खुद उसके अपने मुल्क में, हर शहर में, हर गली में, हर यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनियों के हक़ में न सिर्फ आवाज़ें बुलंद हो रही हैं बल्कि एक तरह की रेजिस्टेंस मूवमेंट्स जो है वो बन रही है। यही हाल पूरे यूरोप के शहरों का है। फिर मुझे शर्म आती है बहुत, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से भी, मुसलमान होने की हैसियत से भी, कि सबसे ज़्यादा आवाज़ें जो बुलंद हो रही हैं वो उन ममालिक से हैं जो मुसलमान नहीं हैं। यानी यूरोप पूरा जो है ऑलमोस्ट उबल पड़ा है। अगर आप देखें अमेरिका के शहरों का भी यही हाल है। तो ये प्रेशर भी बहुत बड़ा प्रेशर होता है। याद रखें, इंटरनेशनल ओपिनियन जो है इट इज़ ए वेरी बिग फैक्टर एंड ए वेरी बिग प्रेशर। ठीक है जी। दूसरी तरफ इसराइल जो है वो हर जो भी मुआहदा होता है उसको वायलेट करता है। 19 जनवरी को जो मुआहदा हुआ था उसे बग़ैर किसी जवाज़ के उसने यानी वायलेट किया और गज़ा के ऊपर दोबारा जो है वो जहरियत को मुसल्लत किया है उन्होंने। अब अगर वो आइंदा भी जो मुआहदा होने जा रहा है, फ़र्ज़ कीजिए ट्रंप के प्रेशर में एक और मुआहदा हो जाता है और उसकी धज्जियाँ भी इसराइल ने इसी तरह बिगाड़नी है, यानी उसी तरीके से उसको वायलेट करना है, तो फिर क्या होगा? फिर एक और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जन्म लेगा। इस वक्त भी इसराइल गज़ा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर जिस तरीके से बमबारी कर रहा है, जिस तरीके से गोलियाँ चला रहा है, मुझे समझ में नहीं आती कि आलमी ज़मीर कहाँ है, मुसलमान क़यादत कहाँ है। मुझे समझ में नहीं आता कि वो जो ह्यूमन राइट्स के मामे और ठेकेदार हैं वो कहाँ सोए पड़े हैं। यानी ये जुल्म आज से नहीं है, एक हफ्ते से नहीं है, एक महीने से नहीं है, एक साल से नहीं है, दूसरा साल मुकम्मल होने को है। पूरी की पूरी दुनिया बेअमली की, मुनाफ़क़त की, पता नहीं किस मेरे मुंह से कुछ और भी शदीद लफ्ज़ निकलेंगे, उसमें गुम है और कहीं कोई आवाज़ इस लिहाज से बुलंद नहीं हो रही कि लोग इसराइल को कहें कि इसराइल जारे है, इसराइल ने ये किया है, इसराइल ने वो किया है। जिसको देखें वो अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाने के लिए तो तैयार है। मेरा हवाला ख़ास तौर से यूरोपीय ममालिक और मुस्लिम जो उस इलाके की क़यादतें हैं उनसे है। तो ये एक तकलीफ़ दह सूरत हाल है। प्रोग्राम में यहाँ शामिल करते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जैसा आपने भी कहा कि अब आलमी राय आमा भी तब्दील हो रही है, ट्रंप भी, उनकी भी पॉलिटिकल विल भी लग रही है कि वो इस मामले को सेटल डाउन करवाना चाहते हैं। अगर कोई मुआहिदा होता है दोनों ममालिक के दरमियान तो किस नौयत का होगा? क्या 2 रियासती हल होगा? हमास की पट्टी को कौन कंट्रोल करेगा? ये बहुत सारे सवाल जो हैं वो हमारे जहन में उठते हैं, तो काइंडली इनको जरा देखिए। मैंने पार्शली तो कोशिश की थी इन सारे सवालों का जवाब देने की। मैंने आपको कहा था कि ये बात की गई कि जी हमास को मुल्क बदल कर दें,
फिर ये बात की गई कि 4 इलाकाई क़ुव्वतें जो हैं वो वहाँ पर गज़ा का कंट्रोल संभाल लें। असल बात यह है कि इसराइल को क्या वारे खाता है, जब तक वो इसका हिस्सा नहीं बनेगा और रिलीजियसली इसके ऊपर अमल नहीं करेगा, कोई मुआहदा काम करने नहीं जा रहा है। वो चाहे ट्रंप साहब सुबह से शाम तक ख्वाब देखते रहें, जो मर्जी करते रहें, सारे का दारोमदार जो है वो नेतन्याहू के रवैये पर है। नेतन्याहू का रवैया ना सेन है, ना डिप्लोमेटिक है, ना स्टेट्समैन लाइक है। वो सहूनी माइंडसेट का बंदा है। उसने कत्लो गारत जारी रखनी है। वो अखंड भारत की तरह से जो मोदी का ख्वाब है, उसी तरीके से एक ग्रेटर इसराइल के ख्वाब देख रहा है। उसको गज़ा की सिर्फ परवाह नहीं है, उसको तो जॉर्डन भी मिलाना है अपने साथ, उसको तो इजिप्ट भी मिलाना है अपने साथ। वो तो पागल एक दीवाने का ख्वाब है ना। लेकिन अब तक तो शायद ट्रंप की मदद थी सारे मामले पर, अब लेकिन यूँ लग रहा है कि ट्रंप ने अपना हाथ खींच लिया इसराइल की तरफ से। देखिए, ट्रंप ने 2 काम किए हैं जी। एक तो इसराइल की आने वाली नस्लें भी उसका एहसान नहीं चुका सकती। इसराइल वॉज एट द वर्ज ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। अगर ये जंग 1 हफ्ता और जारी रहती तो इसराइल साहब तो सफ़ाई हस्ती से मिट जाते। वही हाल होता जो गज़ा का है। अभी भी जो फुटेज आपके पास आ रही हैं, जो इमेजेस आ रहे हैं, वो आपको गज़ा 2 का मंजर तो पेश कर रहे हैं ना। और ढके लफ्ज़ों में अपने ट्रंप ने ये कहा भी था, जो उसने कॉम्प्लीमेंट दिया ना जी ईरान को, कि 2 दिन आखिरी जो थे तो बड़े खौफनाक लड़े ईरानी जो हैं। दैट मीन्स के इसराइल वॉज ब्लीडिंग जी। देयरफॉर ये अब मेरे ख्याल से नेतन्याहू ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि ट्रंप ने कि नेतन्याहू की ज़िद के आगे मज़ीद जो है वो खामोशी नहीं इख्तियार की जा सकती और इसके तहत जंगें नहीं लड़ी जा सकती। अब आखिरी हिस्सा रह गया वो जो हमने कहा था कि मीडिया ने काफ़ी तवा लगाया। इससे पहले भी आपको याद है CNN, CNBC और फलां जो है उनकी ऐसी तैसी की, न्यूयॉर्क टाइम की। अब जो है वो वाशिंगटन पोस्ट भी पड़ गया उनको जी। उन्होंने कहा है कि जनाब जो आप दावा कर रहे हैं इसमें सच्चाई नहीं है, इसलिए कि आप ही के मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ईरानी सीनियर हकाम की गुफ्तगू टेप की है, जिसके नतीजे में ये एजम्पशन है कि कोई नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ ईरान का। अच्छा, अब मेरा आपको अब वो फिर ट्रंप साहब पड़ गए हैं मीडिया को। आपको पता है वो मास्टर है आजकल, उनका हाथ बहुत खुला हुआ है, बहुत सीख पाए हैं इसके ऊपर कि ये क्या बकवास है। हमने तो, और फिर उन्होंने रिपीट किया कि हमने तो मुकम्मल तौर पे तबाह कर दी। मैं 2 सवाल ट्रंप साहब से पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये एस्टेब्लिश फैक्ट है, IAEA ने कहा था कि ईरान के पास 408 किलोग्राम अफसूदा यूरेनियम है। इज़ दैट राइट? जी। कोई इबाम तो नहीं इसके बारे में? अच्छा, कहाँ गई भाई वो? अगर आपने मुकम्मल तबाह कर दी है तो उसकी तो ताबकारी से पूरा खित्ता तबाह हो जाना चाहिए अब तक। और अगर वो महफूज है तो आपने नुकसान पहुँचा दिया जी। वो कुछ 100 या 10 या 20 सेंट्रीफ्यूज पंप उड़ा देने से तो कुछ नहीं होता। अभी तक तो सवालिया निशान इसके ऊपर है कि आपके वो 30-30 हज़ार पाउंड के बम गए कहाँ जी? क्या हुआ उससे? कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये अजीब बम थे, ऐसा लगता पूछ के आए थे रहने से कि आप कहीं इधर उधर तो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता जा रहा है कि इज ईरानियन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड और ओनली ए वेरी लिटिल डैमेज हैज़ बिन कॉज्ड। यही वजह है कि ईरान की पूरी लीडरशिप, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे खामेनेई हैं, चाहे उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, चाहे उनके वज़ीर दाखिला, सब ये कह रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो इंटैक्ट है। ये मुझे लगता है ट्रंप की छेड़ बन गई है। जी बुखारी साहब, इससे मुतालिक एक और सवाल भी उठ रहा है। एक तरफ तो जूइश लॉबी और इसराइल कॉन्स्टेंटली ये बयानियां बना रहे हैं कि ईरान का जोहरी प्रोग्राम जो है वो इंटैक्ट है, वो वहीं पर है, तो एक और हमले का वो जवाब पैदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि हमने मुकम्मल डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि जंग ख़त्म हो जाए और उनको एक और जो है वो हमला ना करना पड़े। इस सारी टसल को, इस सारे तजाद को आप किस तरह से देखते हैं? क्या मैसेज है? मेरा ज़ाती राय ये है एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री कि बोथ इंडिया एंड इसराइल अब ईरान पर दोबारा हमला करने की और पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने की तो जसारत कम ही करेंगे, इसलिए कि जो सबक सीख लिए हैं उन्होंने। देखिए, इसराइली कौम को पहली दफ़ा पता चला कि जंग होती क्या है। पहले तो इससे उन्होंने जंगें लड़ी दूसरों के इलाकों में जी। कभी उन्होंने गज़ा को तबाह किया, कभी उन्होंने लेबनान को तबाह किया, कभी उन्होंने सीरिया को तबाह किया, कभी यमन को तबाह किया, कभी ईरान पर चढ़ दौड़े। ये पहली जंग है जो उनके घर पहुंची है जी। तो उनके खिलाफ जो मुजाहरे हो रहे हैं, जरा उसकी नौयत तो देखें आप तल अवीव में। और दूसरी बात यह है कि तल अवीव के लोग और ट्रंप की बात कर रहे हैं, जंग मुकाओ, कैदियों को वापस लाओ।
इस पर तो ना गज़ा को इतराज़ है ना मुस्लिम दुनिया को कोई इतराज़ है कि ठीक है आप जंग बंद करें, इसराइल वो इलाका खाली करे, हम कैदी छोड़ने के लिए तैयार हैं। हैविंग सेड दैट, ये बात तय है कि अब उस पूरे खित्ते में नेतन्याहू की मर्जी नहीं चलेगी। जी बुखारी साहब, पैलेस्टीनियंस ने एंड ईरानियंस ने ये साबित कर दिया है कि इसराइल इज फॉलेबल, ये याद रखें। जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील होता दिखाई दे रहा है। अभी अगले हफ्ते 3 जुलाई को ECO की कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, जिसमें ईरान और पाकिस्तान के मुतल्लिक काफ़ी ज़्यादा कोई दिफाई मुआहिदा होने के चांसेस भी हैं। तो होपफुली कोई अच्छी डील दोनों ममालिक के दरमियान हो जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। प्रोग्राम में यहाँ शामिल करते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। भारत ने आलमी सालसी अदालत के सिंतास मुआहदे से मुतल्लिक फैसले को मानने से इनकार कर दिया और ये तक कहा है कि वो इस नाम नहाद सालसी अदालत के वजूद को ही तस्लीम नहीं करते, जबकि पाकिस्तान ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। बुखारी साहब, जिस तरह से भारत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, पहले भी डिप्लोमेटिक महाज पर जिस तरह से हजीमत का सामना करना पड़ा है, अब एक और डिप्लोमेटिक ब्लंडर, क्या लगता है कि भारत मजीद आइसोलेट हो जाएगा इससे? देखिए, मैंने पहले भी अपने प्रोग्रामों में और इब्तिदा में भी मैंने ये कहा कि बहुत सारे हवालों से इसराइल और इंडिया भारत जो है उनका रवैया एक सही है। आप देखिए जो कुछ गज़ा में हुआ है, जो कुछ वो कर रहा है पिछले 6 दहाइयों से, किसी आलमी अदारे का, किसी आलमी मुआहदे का पाबंद है इसराइल? यही हाल हिंदुस्तान का भी है। जहाँ सूट करता है वो ठीक है, जहाँ सूट नहीं करता है तो वो डिनायल मोड में होते हैं हमेशा। यही सूरत हाल अब इस वक्त जो है कि वो कहते हैं कि आलमी अदालत जो है सालसी की, इसका तो वजूद ही नहीं, हम तो मानते नहीं, हमने तो कभी तस्लीम ही नहीं किया। भाई तुम होते कौन हो भाई? ये फैसला, ये जो सिंध ताज मुआहिदा है, ये हुआ कैसे था? ये तुम्हारे बाप ने किया था, आसमान से उतरा था, कोई उतार लेके आया था? ये बाकायदा तवील नेगोशिएशंस के बाद हुआ था। उसके अंदर 2 ही फरीक थे कि भारत एक हम, तीसरा इसके अंदर सालस भी था, गारंटर भी था, वो था वर्ल्ड बैंक। जी, उसी वर्ल्ड बैंक के तहत एक सालसी अदालत की अगर कोई डिस्प्यूट हो दोनों पार्टियों के बीच में, तो कोई भी एक फरीक यकतरफा फैसला नहीं कर सकता। वो मामला सालसी अदालत में आएगा और वहाँ फैसला किया जाएगा। जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दह बात है भारत के लिए, और मुझे समझ में आती है कि क्यों मरोड़ उठ रहे हैं मोदी को भी, वहाँ के मीडिया को भी, आप देखें तड़प रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सालसी अदालत ने ये करार दे दिया है कि हिंदुस्तान का यकतरफा तौर पर इसे मुअत्तल करना कानून के खिलाफ नामुमकिन चीज़ में से एक है, नहीं कर सकता भारत ये। तो आप कैसे तवक्को रखते हैं कि मोदी जो है वो अपनी तमाम तर डिटाई के बावजूद ये मान लेगा कि सालसी अदालत ठीक कह रही है? उन्होंने यही स्टांस लेना था, यही स्टांस उन्होंने लिया हुआ है। बट द फैक्ट रिमेंस कि कोई भी फरीक कोई फैसला यकतरफा तौर पर नहीं कर सकता। यही वजह है कि जो हमारे वज़ीर ख़ारजा भी हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं इसहाक़ डार, उन्होंने फिर एक बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसके ऊपर। जी, उन्होंने कहा है कि जी भारतीय आबी दहशतगर्दी जो है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि 24 करोड़ लोग जो हैं इस मुल्क के, उनको यरगमाल बनाया जाए। भारत जो है वो इसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है कि पाकिस्तान बंज करे। वो कहते हैं इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। जी, अगर आपको याद हो, हमारी हर लेवल की लीडरशिप ने, चाहे वो हुकूमती लीडरशिप है, चाहे वो हमारी अस्करी लीडरशिप है, चाहे वो हमारी सियासी एलीट है, उन सब ने यक आवाज़ हो के कहा कि अगर हमारा पानी रोका गया तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। याद है आपको? जी। और वॉर के हवाले से जब हम बात करते हैं ना, तो फिर मोदी की और सुबकी होती है, इसलिए कि जंग करके उन्होंने देख ली कि पाकिस्तान से जंग नहीं जीती जा सकती। जी, और जब हम कहते हैं कि फलां चीज़ एक्ट ऑफ वॉर है, तो वी विल लिव टू आवर वर्ड्स। एक एस्पेक्ट उसका ये है जी, कि हम किसी सूरत भी ये कबूल ही नहीं करेंगे, कोई सूरत हाल ही नहीं है ऐसी, इवन इफ वी हैव टू वेज ए वॉर अगेंस्ट इंडिया। दूसरी तरफ इसका एक और पहलू है कि जो डाउनस्ट्रीम जो मुल्क होते हैं, जिनको पानी ऊपर से आ रहा होता है, वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है दुनिया में। खुद भारत जो है, उसके 2 बड़े दरियाओं में पानी चीन से आता है। और सदके जाएंगे चीनी लीडरशिप के, कोई मौका वो ज़ाया नहीं करते हैं पाकिस्तान का साथ देने के लिए। उन्होंने ये ऐलान किया, उनके एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने कहा कि अगर भारत ये हरकत करेगा तो उसे ये बावर रहना चाहिए कि उसके भी 2 दरियाओं का पानी बंद किया जाएगा। जी, तब से ज़रा थोड़ी तड़पनी ज़रा कम लगती है, लेकिन तड़प रहा है भारत इसके ऊपर। ठीक है जी।
वकास साहब, जिस तरह से भारत का भी इस पर आबी जारी है तो उनकी तरफ से भी जारी है, और हमारा भी ये मौक़िफ़ वाज़ेह है कि पानी पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। इससे तो खित्ते में एक आबी जंग का खतरा मौजूद हो। देखिए, ये खतरा है या ये यकीनी है। पाकिस्तान ये इजाज़त नहीं देगा इंडिया को कि वो दरियाओं का रुख मोड़ दे या इसके ऊपर मज़ीद डैम बना के पानी को रोके। ये कानूनी तौर पर भी वो नहीं कर सकता, अखलाकी तौर पर भी वो नहीं कर सकता। दो मुल्कों के माबैन जो मुआहदे हैं उसकी रूह से भी नहीं कर सकता। 3 जंगें हुई हैं इससे पहले, 1948 की वॉर से शुरू कर दें आप और आ जाएं फिर 71 और 65 जी। 3 जंगों में कभी आपने सुना कि पानी बंद हुआ? नेवर। तो अब ये कैसे राइट आ गया जी उनके पास? पहले भी तो बड़ी खौफनाक जंगें हुई हैं ना, आप देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये उसकी मर्जी का मोहताज नहीं है, ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के नतीजे में एक फैसला हुआ है जिसके अंदर ये प्रोविजन है कि कोई भी फरीक इंडिपेंडेंटली कोई फैसला नहीं कर सकता जी। भारत माने या ना माने, मोदी साहब इसको समझें या ना समझें, अगर वो ये पानी बंद करेंगे देयर विल बी ए वॉर। जी। कोई इल्यूजन इसके बारे में नहीं है। ये बात हमारे फील्ड मार्शल ने भी कही, ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कही, ये बात हमारे प्रेसिडेंट जरदारी ने भी कही, ये बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कही, और ये बात हमने अपने जेब में नहीं रखी हुई, हम पूरी दुनिया को बता के आए हैं। बिल्कुल। इफ इंडिया विल डू इट, वी विल एक्ट एंड इम्पोज ए वॉर अगेंस्ट इंडिया। जी। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने तो यहां तक कहा था वी विल डिस्ट्रॉय ऑल दोज डैम्स जो इस खित्ते में बने हुए, नाम भी लिए थे उसने, सलाल डैम है, पता नहीं कौन सा। कहने का मतलब ये है, ये हमारी लाइफ लाइन है। हाउ कैन इंडिया बी अलाउड टू प्ले विद आवर लाइफ लाइन? नो वे, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जी। दूसरी बात यह है कि हमने जो दावे किए थे जंग के नतीजे में, उसके ऊपर जो जूतम पजार हो रही है भारत में, वो अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। कांग्रेस ने तो मिट्टी पलीत कर दी है, बीजेपी की भी और मोदी की भी। जी वकार साहब, जब से जंग ये शुरू हुई थी पाकिस्तान और भारत की, तब से ये एक टसल भी देखी जा रही है, एक तजाद भी देखा जा रहा है भारत की अस्करी और सियासी लीडरशिप में। अभी भी उनके एक नेवी के एक अफसर ने भी कुछ इंकशाफात किए, मैं उसी तरफ आता हूँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो हमने दावे किए थे जिसको भारत ने इनकार किया था, भारत के अंदर ही जिम्मेदार लोग, अब तो खैर मीडिया भी कहना शुरू हो गया है, उन्होंने कहा कि झूठ बोला मोदी ने, पाकिस्तान ने बैंड बजा दी हिंदुस्तान की अफवाज की भी और उसकी एयरफोर्स की भी, ठीक है। लेकिन उसके बाद 2-3 फौजी लेवल्स के ऊपर भी इसका इकरार किया गया है। ये जो लेटेस्ट है वो है इंडोनेशिया में जो नेवी के ऑफिसर हैं, जो प्रेस्टाशी हैं वहाँ पर, उन्होंने भी इकरार किया कि हमारे तैयारों का नुकसान हुआ था। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। जब ट्रंप कहते हैं ना कि जी मैंने 2 न्यूक्लियर पावर्स के बीच जंग बंद कराई, ये हम बबांगे दोहल कह रहे हैं कि हमने सीज फायर का नहीं कहा था, इसलिए कि हम पर वॉर इम्पोज की गई थी, हमने उसका बदला लेना था और हमने उसका बदला लिया जी। और हमने बदला ऐसा लिया कि तारीख की किताबों में लिखा जाएगा। और जो मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा था, आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के बच्चों के सिलेबस में पढ़ाया जाएगा उन्हें कि क्या जंग क्या होती है। हैविंग सेड दैट, वैसे इस भारतीय फौजी ने एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग इनके, मोदी ने जो है वो सियासी मुदाखलत की थी जिसकी वजह से हम फौजी अहदाफ को निशाना नहीं बना सके। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि जी मोदी की हुकूमत ने रोका था एयरफोर्स को कि आप पाकिस्तान के फौजी अहदाफ जो हैं उन पर हमला ना करें। ये इतनी बड़ी बकवास है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। आप ये तवक्को रख रहे हैं मोदी से कि मोदी रोकेगा फ़ज़ाइया को कि इंडिया को, पाकिस्तान को नुकसान ना पहुँचाए। ये सारी फेस सेविंग्स हैं। कोई दो राय नहीं है इसके बारे में कि हिंदुस्तान की इतने बड़े तकब्बर वाली जो एयरफोर्स है उसका भट्टा बैठा दिया हमने, ऑलमोस्ट भट्टा बैठा दिया हमने। चाहे वो रफ़ाल तैयारे हैं, चाहे वो जो सिस्टम था जो एयर डिफेंस सिस्टम A400, उन 2 जगह पे उसकी ऐसी तैसी फिर गई। और जो उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी अपनी रेपुटेशन ख़राब कर दी, उनकी कीमतें गिर गई हैं यार। तो ये तो कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। अब आ जाए जनाब, हिंदुस्तान कर क्या रहा है। अब वो जिस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पहलगाम का, उसी तरह का एक और तैयार हो रहा है। अच्छा, ये है जी ऑपरेशन शिवा, वो जो यात्रा होती है एक बहुत बड़ी, बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, उसके अंदर एंटिसिपेट ये किया जा रहा है कि हिंदुस्तान फिर कोई ड्रामा करेगा, इसलिए कि ये उसकी ज़रूरत है, उसकी इंटरनल ज़रूरत है। उसके लिए पाकिस्तान जो है उसने अपने यहाँ जिसको कहते हैं ना एहतमाम
और इंतज़ाम करना वो हमने शुरू कर दिया। दुनिया को हम बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हिंदुस्तान पहले भी कर चुका है, एक दफ़ा नहीं कर चुका। एक दफ़ा आपको याद होगा एक प्रोग्राम में हमने 9 वाक़यात गिनवाए थे जी, जिसमें हर दफ़ा बीजेपी की हुकूमत थी, हर दफ़ा इलेक्शन जीतने के लिए उनको एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चाहिए होता है। जी, तो अब मोदी की रेपुटेशन इस जंग के नतीजे में जिस तरह से ज़मीं बोझ हुई है, उसको तो अपनी जमात का मुस्तकबिल बिल्कुल तबाह होता दिखाई दे रहा है। इसलिए उसको कोई ना कोई और ऐसा एडवेंचर करना है जिससे पब्लिक ओपिनियन उसके हक में मोल्ड हो जाए, जिसका कोई इम्कान नहीं है। पाकिस्तान से यू टेक पंगा एंड वी विल टीच यू अ लेसन ऑफ योर लाइफ टाइम ऑल ओवर अगेन। जी। तो ये सूरत हाल है। बुखारी साहब, अभी हम बात कर रहे थे आबी जंग की, तो अभी जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का फैसला आया है, इससे यूँ तो लग रहा है कि पाकिस्तान का केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी अपने दिफा का और अपने आबी दिफा का हक तो हम रखते हैं। तो इसके लिए हमें किस तरह के सियासी और क्या कहते हैं सफारती महाज पर किस तरह की, कानूनी सतह पर किस तरह के, देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें इंटरनेशनल ओपिनियन को अपने हक में मोल्ड करने के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को तेज़ करना होगा। हमारे फॉरेन ऑफिस को चाहिए कि वो इस इशू को लेके दुनिया के तमाम इम्पोर्टेंट कैपिटल्स में जाएं। हमारे मीडिया का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हमें अपने अवाम को भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी ये मैसेज भेजना है कि ये पानी हमारा कानूनी और पैदाशी हक है। एक तो ये कोशिश बहुत ज़रूरी है। दूसरी कोशिश मैंने आपको कह दिया, अगर बाज नहीं आता भारत तो हम आखिरी ऑप्शन पर जाएंगे, विच इज़ टू स्टॉप हिम with force, and the only way to do that is to just take military actions and destroy all those installation जो पाकिस्तान के पानी रोकने के रास्ते में रुकावट बनेगी या जो एग्जिस्टिंग है। तो हमारे तो ऑप्शंस बिल्कुल क्लियर है, हमारे बारे में तो कोई इल्यूजन नहीं है। जी बुखारी साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में यहाँ शामिल करते हैं एक ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे कुछ पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स की। हमारे साथ रहिएगा। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मुल्क का सियासी मंजरनामा तब्दील कर दिया है। पीटीआई वाकई ही मुल्क की सियासत से आउट होती दिखाई दे रही है। बुखारी साहब, क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ का आने वाले दिनों में क्या मुस्तकबिल होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर कोई ये सोच रहा है कि इससे पीटीआई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ये तो गलत बात है जी। पीटीआई का वोट बैंक है, पीटीआई की जो खान साहब हैं उनकी पॉपुलैरिटी है, उसको आप यकजुम्बिश कलम ख़त्म नहीं कर सकते। बहुत ही बेवकूफ़ आदमी होगा जो ये समझेगा कि ऐसा होने जा रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो पीटीआई की अपनी गलतियां हैं उसका अजाला सवाए इसके कि पीटीआई को भुगतना पड़ेगा और इसका कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको जल्दी से मुख्तसर बता देता हूँ जी। आपको इलेक्शन कमीशन ने बार बार नोटिस दे के कहा कि आप पार्टी के इलेक्शन करा लें, वरना आपको इलेक्शन लड़ने में दिक्कत होगी। पहला इलेक्शन आपने कराया जस्टिस वजीउद्दीन अहमद की ज़ेर सरकर्दगी, जो पीटीआई के बड़े स्टॉलवर्ड लीडर थे। जब उसके नतीजे जताए जाए तो खान साहब ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, गो होम, वो घर चले गए। फिर आपने तस्नीम नूरानी जो इंटीरियर सेक्रेटरी होते थे कभी, उनके ज़िम्मे लगाया कि अब आप कीजिए। उन्होंने इलेक्शन किया, आपने उसको कहा तुम भी घर जाओ, ऐसी की तैसी तुम्हारी। तीसरी दफ़ा आपने, जब आपको 4-5 नोटिस मजीद मिले इलेक्शन कमीशन के, आपने इलेक्शन कराए तो आपके इलेक्शन कमीशन ने नहीं माने, इसलिए कि वो जिस तरीके से होने चाहिए थे, जो सिस्टम है पार्टी के इलेक्शन का, उस तरह से नहीं हुए थे। इलेक्शन कमीशन का ख्याल ये था कि ये नॉमिनेशंस है, क्योंकि कहीं वोटिंग ही नहीं हुई, कहीं प्रोसेस पर अमल ही नहीं किया गया जी। उसके नतीजे में आपके साथ हुआ जो कुछ हुआ। अब जो जिन अब आपके लिए इलेक्शन लड़ना तो मुश्किल था ना, उस सिंबल के ऊपर लिहाजा नहीं आपको इजाज़त मिली पीटीआई के तौर पर लड़ने की, ना ही आपको वो सिंबल इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई। आप घुस गए जाके सुन्नी इत्तेहाद में, जी घुस गए जी। उसके बाद प्रोसीजर की बात है कि 3 दिन के अंदर अंदर आपने अपनी पार्टी एफिलिएशन को जाहिर करना था। वो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने आपको 15 दिन का टाइम ले दिया। 15 दिन में भी आपने कोई फैसला नहीं किया। जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ, जिसको मैं कहता हूं अदालती सहूलतकारी की बदतरीन मिसाल है, वो है सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसमें पीटीआई फ्री की नहीं थी और उसको ये मखसूस नशिस्तें जो है दे दी गई जी। अब अगर उस सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले की तज़हीह हो रही है तो चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? भुट्टो की फांसी हुई या नहीं हुई? 40-45 साल के बाद फैसला अंडू हुआ कि नहीं हुआ? तो कुछ फैसले जो सहूलतकारी के तहत किए जाते हैं
उस वक्त उसने जनरल ज़ियाउल हक की सहूलतकारी की थी सुप्रीम कोर्ट ने। इस सुप्रीम कोर्ट ने जिसने वो फैसला दिया था उसने पीटीआई की सहूलतकारी की थी। इनको अंडू होना चाहिए था, ये फैसले दुरुस्त होने चाहिए थे, हो गए। अच्छा, अब जी लेटेस्ट सूरत हाल क्या है? ऑब्वियसली जब अंडू होगा उसका फैसला तो वो सीटें हाउस पूरा करने के लिए, क्योंकि अभी सेनेट के इलेक्शंस होने हैं। वो कैसे भाई, एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे तो ये फैसला हम मानते हैं कि ठीक है, लेकिन क्या ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह नहीं है कि आवाम का मैंडेट एक नॉन इलेक्टेड लोगों को आप दे रहे हैं और उनको आप पार्लियामेंट के अंदर लेके आ रहे हैं? पहली बात तो ये है कि अगर आपने लाकानूनियत का आगाज़ करना है तो वो आपको सिरा शुरू से पकड़ना पड़ेगा जी। सबसे पहले लाकानूनियत का आगाज़ किया पीटीआई ने, उसके बाद इसको सेट करने की कोशिश की पेशावर हाई कोर्ट ने जी। फैसला आया, मेजॉरिटी जजमेंट के साथ आया, आप उसके खिलाफ अपील में चले गए। वो नहीं गए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गई थी, पीटीआई वाज नॉट पार्टी। तो पीटीआई को सीटें बख्श देना जो है, ये मुझे बताएं कौन सा इंसाफ था, कौन सा कानून था ये? तो सारी ही खराबियों का अगर आप सम टोटल निकालें तो आपको लगेगा कि बहुत जगह पीटीआई ने फॉल्टर किया है, जिसकी अब उसको नतीजा भुगतना पड़े, सजा तो बहुत गलत लफ्ज होगा। ठीक है, अभी आप ये देखिए पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ, एहतजाज कोई रोक सकता है आपको एहतजाज करने से? लेकिन एहतजाज के भी तो जाविये हैं ना, उसकी भी तो एक्सटेंट है ना। ये कहाँ लिखा है कि आप चढ़ दौड़े स्पीकर के ऊपर? जी। ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप हाथम पाई हो जाए हाउस में? एहतजाज करें ना, वो अपनी सीटों पे खड़े होकर बैनर उठा के कुछ भी तरीके से हो सकता है। लेकिन जब आप स्पीकर के गले आएंगे तो क्या नतीजा निकला? 27 बंदे मुअत्तल करवा लिए। मुअत्तल होने के बाद क्या हुआ? जो स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन थे फारग हो गए 4, मजीद 11 में फारग होने वाले हैं। ये कानून है ना जी, ये कोई गैर कानूनी थोड़ी है, कोई तराव थोड़ी हो रहा है। दिस इज नॉट अ तोड़ा लॉ, दिस इज ऑल प्रोवाइडेड इन द लॉ ऑफ द असेंबली कि हाउ द असेंबली इज टू बी रन। जी। अब जा रहे हैं रेफरेंसेस उनके खिलाफ। मुझे ये बताइए कि जब आप एक गलती कर लें और उसके नतायज को ओन ना करें तो ये किधर की इंसानियत या किधर की जमहूरियत है जी? जी। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी बातें इस हवाले से की जा सकती हैं। 4 मरतबा आप पाकिस्तान के दारुल खिलाफे के ऊपर चढ़ाई कर चुके हैं, कहाँ लिखा है ये किधर है कानून के अंदर लिखा हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि आप F9 पार्क से आगे मत जाइए, आपने कहा हमने डी चौक जाना है जी। तो मतलब कहने का ये कि हर चीज़ की कोई एक लिमिट है ना। दुनिया में कभी ये नहीं हुआ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस्लामाबाद पर या अपने कैपिटल के ऊपर कब्जा करने के लिए ये कह के निकले कि हम सरों पर कफन बांध के आए हैं, अपने माँ बाप से हमने कह दिया कि हमारे जनाजे पढ़ लें। जी बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सारी सूरत हाल से हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल गई है, जिससे पॉलिटिकल प्रोसेस तो स्मूथ होगा, लेकिन जमहूरियत पर भी इसके असर जो है वो सामने आएगा। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।